CNBC TV18 and CNBC Awaaz present The REIT Connect in partnership with IRA. नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका द रीट कनेक्ट में, जहां पर पिछले 4 हफ्तों से लगातार हमारी बात हो रही है रीट्स को लेकर। एक ऐसा इन्वेस्टमेंट टूल जो रियल स्टेट में इन्वेस्टमेंट को ना सिर्फ आसान बनाता है बल्कि सुरक्षित भी बनाता है, जहां पर आप डायरेक्टली रियल स्टेट में इन्वेस्ट किए बिना भी रियल स्टेट के फायदे, लाभ, उससे होने वाले प्रॉफिट्स ले सकते हैं। तो रीट्स क्या है ये तो हम काफ़ी हद तक समझ चुके हैं। कैसे आप रीट्स को कंपेयर करेंगे ये भी देख चुके हैं। दूसरे एसेट्स क्लास के मुकाबले रीट्स कैसा परफॉर्म करता आया है, डोमेस्टिकली भी, अभी तो यहाँ थोड़ा कम समय हुआ है, और इंटरनेशनली भी, ये सारी बातें हमने की है। लेकिन अब थोड़ा और आगे बढ़ने का वक्त है। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे 2 बातों पर खास तौर पे। पहला, रीट्स के जो रेगुलेशन इंडिया में, अब ये सेबी की तरफ से रेगुलेटेड है, इसीलिए एक बहुत ही ट्रस्टेड इन्वेस्टमेंट टूल माना जा रहा है। लेकिन ये रेगुलेशन क्या है, कैसे काम करते हैं, उसमें से आपके जानने का क्या है, ये सारी बात आज हम करेंगे। और दूसरी बात जो शायद सबसे अहम बात होगी, जब भी आप किसी निवेश के लिए जाते हैं तो वहाँ टैक्स की एक चीज़ होती है, टैक्स लायबिलिटी होती है। रीट्स में वो टैक्स लायबिलिटी कैसी है, इसके इंसेप्शन से कहाँ से बात शुरू हुई थी और आज की तारीख में टैक्सेशन के मोर्चे पर बात करें तो रीट्स खुद में कैसा है, और जब दूसरे इन्वेस्टमेंट क्लासेस की बात करेंगे उनके कंपैरिजन में यहाँ पर किस तरह के टैक्सेस लगते हैं, ये सारी बात होगी। और ये सारी बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ 2 खास मेहमान हैं। कार्यक्रम में मेरे साथ जुड़ रहे हैं नेक्सस सिलेक्ट ट्रस्ट के हेड इन्वेस्टर रिलेशन और स्ट्रैटेजी प्रतीक दंतारा साहब, जो पहले भी कार्यक्रम में आ चुके हैं। प्रतीक, बहुत बहुत स्वागत है। और साथ ही हमारे साथ हैं गुलाम जिया साहब, सीनियर ईडी नाइट फ्रैंक इंडिया, जो रियल स्टेट में एक बड़ा नाम रखते हैं। आप अक्सर हमारे चैनल पे तो इन्हें देखते ही हैं, लेकिन अखबारों में इनके विचार पढ़ते हैं और चैनल्स पे देखते हैं, तो आज रीट्स पर भी इनके विचार जानेंगे। राइट जेंटलमैन, बहुत बहुत स्वागत है आपका। गुलाम साहब, क्योंकि हम चाह तो रहे थे कि आपको पहले भी बुलाएं, आपकी मसरूफियत ज़्यादा थी, लेकिन आज आप 5वें एपिसोड में आए। बहरहाल, तो मैं जो हमारे 2 फोकस टॉपिक हैं उन पे जाऊं, उससे पहले आपकी एक राय, क्योंकि जैसा हम दर्शकों को बता रहे हैं कि रीट आपके पास एक नया इन्वेस्टमेंट टूल है कंपैरेटिवली रियल स्टेट में इन्वेस्ट करने का, जहां आपको एक्चुअली में कोई प्रॉपर्टी नहीं खरीदनी है, लेकिन एक सुरक्षित तरीके से और एक एफिशिएंट वे में आप निवेश कर सकते हैं। आपके क्या विचार हैं इस पर? काफ़ी अरसे से जो मामूली इन्वेस्टर है, मैं मामूली इसलिए नहीं कह रहा कि कोई और मकसद हो इसका, जो छोटे इन्वेस्टर्स हैं जिनके पास बहुत ज़्यादा निवेश के लिए पूंजी ना हो, उनके लिए रियल एस्टेट में दाखिल होने का माध्यम केवल किसी मकान को ख़रीदना या दुकान को ख़रीदना हुआ करता था। पर जो पिछले तकरीबन 20-25 साल में हमारा सबसे बेहतरीन एसेट क्लास जो उभर के आया है वो ऑफिस एसेट क्लास है, जहां पर लोग अपने दफ्तर बना रहे हैं, ऑफिस। और ये ऑफिस का स्टॉक, मैं जानता हूं जब मैंने करियर शुरू किया था ये मुश्किल से 150 से 200 मिलियन स्क्वायर फीट था। आज ये तकरीबन 1000 मिलियन स्क्वायर फीट तक जा रहा है। इसका मतलब ये है कि ये जो बूम ऑफिस सेक्टर में देखा गया है वो इससे पहले कहीं सोचा भी नहीं गया था। अब इन्वेस्टर जब ये देखता है कि आपने एक छोटी दुकान खरीद ली, जहाँ पर आपने शायद मेडिकल स्टोर या आइसक्रीम की दुकान डाल ली, उसके सामने आपके सामने एक बड़ी सी अजीमुशान दफ्तर की इमारत है। आप चाहोगे कि मुझे भी इसमें निवेश करना है, मैं भी इसमें इन्वेस्ट करके इसके बेहतरीन फल हासिल करना चाहूँगा, लेकिन वो मुमकिन नहीं था जब तक कि रीट हमारे मुल्क में नहीं आया। तो ये रीट का बैकग्राउंड यही है कि उन निवेशकों के लिए जो एस्पिरेशनल है, जो चाहते हैं कि रियल एस्टेट में उनका निवेश बढ़े, क्योंकि ये चीज़ देखी गई है कि ग्लोबली जो बेहतरीन इकोनॉमीज़ हैं, अमेरिका, यूरोपियन वगैरह, जहाँ पर या इवन फार ईस्ट में रीट्स ये अपने आप में इन्वेस्टर्स के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण इन्वेस्टमेंट की शैली है। और इसमें देखा गया है कि ग्लोबली 25 से 30% आपका जो पूंजी है, निवेश की जो पूंजी है, वो रीट्स में, रियल एस्टेट, चूँकि रियल एस्टेट को लेके रीट्स ही ज़्यादा राइज है, उसमें इन्वेस्टमेंट देखा गया है। तो आज जब भारत में ये एक तरीक़ा खुला है पिछले चंद एक सालों में, इन्वेस्टर्स का, निवेशक का इसमें इंटरेस्ट बढ़ना आवश्यक है। और उसके लिए जो सीरीज़ आपने, जो श्रृंखला आपने शुरू की है लोगों को एडुकेट करने, उन्हें बताने के लिए, क्योंकि एक और चीज़ जो
थोड़ा सा दुखदायक है कि पिछले 5 सालों में हम केवल 4 ही रीट देख रहे हैं। और अगर आप, चूंकि मैंने बात की थी अमेरिकाज वगैरह की, वहाँ पर सैकड़ों रीड्स हैं, बड़े बड़े और अलग अलग प्रकार की हैं। केवल रेसिडेंशियली ऑफिस नहीं, हॉस्पिटल की भी रीड्स हैं, होटल्स की भी रीड्स हैं, सीनियर सिटीजन्स की, हॉस्टल्स की, हर तरह की रीड्स बनी हुई हैं और अच्छा परफॉर्म करती चली आई हैं। हिस्टोरिकली बहुत अच्छा परफॉर्म किया है इन्होंने। तो आगे चल के जैसे भारत की भी इकोनॉमी खुल रही है, नए नए एवेन्यूज़ आ रहे हैं। अगर आप देख लें, आज से 8 साल पहले शायद ही कोई रियल एस्टेट डेवलपर वेयरहाउसिंग या लॉजिस्टिक को टच करना चाहता था। आज तकरीबन हर रियल एस्टेट डेवलपर वेयरहाउसिंग में जंप कर चुका है, कूद पड़ा है। तो इस प्रकार जो नए नए एसेट क्लासेस खुल रहे हैं, इसको लेके रीट्स के बारे में मुझे बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि आगे चल के निवेशकों के लिए रीट्स एक बहुत ही बेहतरीन साधन साबित होगा इन्वेस्टमेंट के लिए। राइट, तो ये उन दर्शकों के लिए भी हो गया जो शायद इसी एपिसोड में हमसे जुड़े हैं और अब तक के एपिसोड अगर मिस कर दिए हैं तो सोशल मीडिया पे अवेलेबल हैं। टीवी पे भी आएंगे, लेकिन सोशल मीडिया पे एनी टाइम यू कैन गो सर्च, और यूट्यूब हो चाहे फेसबुक हो, आप CNBC आवाज़ के हैंडल्स पे हमेशा देख सकते हैं। राइट, तो ये तो बात हो गई कि रीट्स क्या हैं और क्या हमारे लिए फ़ायदा लेकर आते हैं। तो दो जो प्रतीक साहब चीज़ों का मैं जिक्र कर रहा था, उसमें पहली और इम्पॉर्टेंट है कि रीट्स, अब रियल एस्टेट का नाम आते ही कई लोगों के माथे पे शिकन आ जाती है कि भाई ऐसा सेक्टर है जहां पर हाथ डालो तो जल जाते हैं, पता नहीं घर मिले नहीं, दुकान मिले नहीं, क्या हो ये हो। लेकिन जब सेबी की बैकिंग आ रही है, यानी रेगुलेटेड है रीट्स, और वो भी जो इंडिया का रेगुलेटर है जो कि बेसिकली स्टॉक एक्सचेंज को रेगुलेट करता है, वही रीट्स को रेगुलेट कर रहा है। एक्चुअल में कितना रेगुलेटेड है, क्या है उसकी अंदर की बातें? अच्छी बात है, सेबी का नाम है, लेकिन किस तरीके का है ये पूरा सिस्टम, कितना भरोसा इस पे कर सकते हैं? तो रीट्स के नाम में ही ट्रस्ट है। तो सेबी ने इसे रेगुलेट किया है रीट रेगुलेशंस 2014 के रेगुलेशंस में। इन रेगुलेशंस के अंदर स्ट्रॉन्ग गवर्नेंस फ्रेमवर्क और डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स है जिससे रीट रेगुलेट होते हैं। अब उसमें बात करें तो 90% ऑफ जो कैश फ्लो होता है, जो भाड़ा आता है, वो हर रीट को साल में 2 बार डिस्ट्रीब्यूट करना होता है जी। 80% की जो एसेट वैल्यू होती है वो भाड़ा जनरेटिंग एसेट क्लास में होनी चाहिए। 20% ही अंडर कंस्ट्रक्शन में हो सकती है। सो कंप्लीटेड एसेट में होता है तो रिस्क कम होता है, लैंड नहीं खरीद सकते, राइट। जब आप देखो जो बोर्ड होता है रीट का, 50% ऑफ द डायरेक्टर्स ऑन दैट बोर्ड वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होते हैं, राइट। जब आप डेट की बात करते हैं कि इन्वेस्टर्स को लगता है कि डेट में क्या ये कंपनी ज़्यादा डेट ले लेगी, एसेट्स की इतनी वैल्यू होगी नहीं, तो डेट के लिए भी लिमिट्स हैं। 49% के ऊपर डेट नहीं जा सकती, और अगर 25% के ऊपर जाना है तो उन्हें अप्रूवल लेना पड़ता है यूनिट होल्डर्स का। साल में 2 बार वैल्यूएशन कराना पड़ता है। किसी भी रियल एस्टेट कंपनी को 2 बार वैल्यूएशन नहीं करना पड़ता। 2 बार वैल्यूएशन कराना पड़ता है एसेट्स का। 2 बार एनुअल रिपोर्ट पब्लिश करनी पड़ती है। इक्विटी साइड पे तो एक ही बार एनुअल रिपोर्ट होती है। तो ये सारे डिस्क्लोजर्स जो होते हैं, जिससे बहुत स्ट्रॉन्ग फ्रेमवर्क बना हुआ है, रिलेटेड पार्टी या संबंधित पार्टी ट्रांजैक्शंस पे मजबूत निगरानी करते हैं। स्पॉन्सर्स वोट नहीं कर सकते, पर्टिकुलर लिमिट के ऊपर जाते हो तो तुम्हें इंडिपेंडेंट वैल्यूअर्स की रिपोर्ट चाहिए होती है। तो ये सारे रेगुलेशंस जो होते हैं वो इस प्रोडक्ट को बहुत ही स्ट्रॉन्ग, सेफ बना देते हैं एंड ट्रूली ट्रस्टवर्दी बनाते हैं। राइट, गुलाम साहब, तो शायद तुलना करना तो सीधा सीधा ठीक नहीं होगा, लेकिन रियल एस्टेट में भी अब हमारे पास रेरा है जो कि रेगुलेटर है, और यहाँ पर सेबी रेगुलेट कर रहा है जो कि हमारा स्टॉक एक्सचेंज रेगुलेटर है। जो प्रतीक साहब ने कहा कि साल भर इतना सब कुछ बताना पड़ता है, इतने डिस्क्लोजर्स हैं, काफ़ी सारे नियम हैं कि आप क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं, तो क्या जो कन्वेंशनल रियल एस्टेट है उसके मुकाबले रीट्स ज़्यादा सुरक्षित लग रहा है? अभी जैसा हम देख रहे हैं पिक्चर में कि यहाँ सेबी का रेगुलेशन है, उधर भी रेरा है, लेकिन क्या तकलीफें हैं रेरा में अभी हम सब जानते हैं। मैं बिल्कुल कन्विंस्ड हूँ, मुझे इस बात का पूर्ण विश्वास है, यकीन है कि रीट्स की जो गाइडलाइन है वो नॉर्मल रियल एस्टेट से कई दर्जे बेहतर है। और उसका सीधा साधा कारण यही है कि सेबी के पास कई दहाइयों का तजुर्बा है, और उन सारे तजुर्बात का निचोड़ आज आपके पास ये रीट गाइडलाइन के तौर पे सामने पैदा किया गया है। और जहाँ तक सवाल है रेरा का मकसद थोड़ा सा अलहदा है। रेरा का मकसद है जो ख़रीदारों ने अपने मकान या रियल एस्टेट ख़रीदा है जो अंडर कंस्ट्रक्शन है, केवल अंडर कंस्ट्रक्शन, रेरा आपको रेडी प्रॉपर्टी पे लागू नहीं होता। यहाँ पर बहुत अलग है। यहाँ पर सबसे पहले, जैसा अभी प्रतीक जी ने बताया
कि 80% तो आपको रेडी प्रॉपर्टी में ही जाना है, राइट। केवल 20% आप अंडर कंस्ट्रक्शन में जा सकते हो। तो ये इतना जकड़ दिया है इन्होंने सारे क़वानीन, सारे रेगुलेशंस में कि मैं आंख बंद करके रीट्स में पैसा लगा दूंगा बनिस्बत इसके कि किसी डेवलपर से ख़रीदूँ। और मकसद बन सके किसी डेवलपर को बदनाम या डेवलपर फ्रेटर्निटी की बदनामी मकसद नहीं है, केवल यही कहना है। चूँकि हम सिर्फ ये दोनों गाइडलाइंस का या रेगुलेशन का मवाजना कंपैरिजन कर रहे हैं, तो इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि रेरा शायद बिल्कुल न्यू बॉर्न है, जबकि सेबी के जो रेगुलेशंस हैं वो बालिग हो चुके हैं, मचॉर्ड हैं, और उस वजह से उनमें एतमाद, उनमें कॉन्फिडेंस उतना ही ज़्यादा होगा जितना रेरा में नहीं हो पाएगा। राइट। प्रतीक, ब्रेक लूँ उससे पहले, क्योंकि अभी सब कुछ नया नया, रीट्स अभी हमारे यहाँ एक तरीके से अपना चाइल्डहुड गुजार रहे हैं, तो जो सेबी रेगुलेशंस है और आप खुद एक रीट को रिप्रेजेंट करते हैं, क्या आपका तजुर्बा रहा है कि वो रेगुलेशन इतने टफ हैं कि फॉलो करना मुश्किल है? अब ये एक ईमानदार आंसर आपसे चाहूँगा, वर्ल्ड वाइड जो रेगुलेशन है उनके कंपैरिजन में हम कहाँ खड़े हैं? अभी थोड़ा सा और इनमें बेहतरी की ज़रूरत है ताकि ट्रस्ट और बढ़े। आई थिंक रेगुलेशंस तो एट इंटरनेशनल लेवल हैं। देखना जाए तो ऑब्वियसली कुछ कुछ चीज़ें जो इवॉल्विंग है, जो चेंज हो सकती है, बट एट अ ब्रॉडर लेवल अगर देखें तो ये रेगुलेशंस एट इंटरनेशनल लेवल एट पार हैं। ओके, ठीक है, चलिए, तो ये बात साफ है, इसमें प्रतीक भी बता रहे हैं और गुलाम साहब भी कह रहे हैं कि नो डाउट सेबी से रेगुलेटेड जो चीज़ें हैं, हम भी जानते हैं कि देश का एक बहुत ही प्राइम रेगुलेटर है और वो देश के पूरे शेयर मार्केट को रेगुलेट करता है। और चूंकि रीट्स का भी कुछ कुछ मामला वैसे ही है, जहां जाके आप यूनिट्स खरीदते हैं, एक तरह का म्यूचुअल फंड, हमने अपने शुरुआती एपिसोड में भी आपको आसान भाषा में उसे समझाया। और जब सेबी के रेगुलेशंस आते हैं तो चीज़ें वाकई में टफ होती हैं, जिसमें गुंजाइश कम बचती है, ट्रस्ट ज़्यादा होता है। राइट, तो ये तो एक पहलू हो गया कि भाई ये ऐसी जगह है जहां पर आप भरोसा करके निवेश कर सकते हैं, क्योंकि रियल एस्टेट निवेश के मामले में, वैसे निवेश के मामले में थोड़ी दिक्कतदायक जगह है। राइट, तो प्रतीक, यहाँ शुरुआत में आपसे ही करता हूँ, सिंपल भाषा में आप हमें बताएं कि रीट पर इस समय एक इन्वेस्टर के एंड पर किस तरह के टैक्सेशन है? सो इन्वेस्टर को दो तरह की इनकम आती है, एक डिस्ट्रीब्यूशन होती है और एक कैपिटल गेन्स होता है जब वो रीट के यूनिट बेचते हैं। अब डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वो 3-4 प्रकार के होते हैं। डिविडेंड जो होता है वो कम्प्लीटली टैक्स फ्री होता है इन्वेस्टर के हाथ में। ओके। इंटरेस्ट कंपोनेंट जो आता है, वो जो रीपेमेंट होती है वो उनको स्लैब रेट्स पे टैक्स लगता है, जो इन्वेस्टर का स्लैब रेट होगा उस हिसाब से टैक्स लगेगा। ठीक है। एंड तीसरा होता है रीपेमेंट ऑफ डेट, उस पर ऑन डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स नहीं है। जब भी वो इन्वेस्टर वो बेचेगा जो यूनिट, तब उनका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो होता है वो कम हो जाता है, ऑटोमेटिकली कैपिटल गेन्स बढ़ जाता है, तो डिस्ट्रीब्यूशन पे टैक्स नहीं लगता। ओके, राइट। एंड तीसरा चौथा है अदर इनकम। अदर इनकम इन्वेस्टर के हाथ में टैक्स फ्री होती है। और जब हम कैपिटल गेन्स की बात करते हैं तो जो नॉर्मल रेट्स हैं, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स 10% पे मिलता है एंड शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स 15% पे होता है। ऑब्वियसली पीरियड जो होती है वो 36 मंथ्स की होती है टू डिटरमाइन लॉन्ग टर्म है या शॉर्ट टर्म है। ठीक है, बस इसके अलावा कोई? दिस इज द सिंपल अंडरस्टैंडिंग ऑफ टैक्सेबिलिटी। ओके, तो यहाँ पर आपने कहा एक इंटरेस्टिंग पॉइंट की, जो अभी गुलाम साहब और आप, हम ब्रेक में भी बात कर रहे थे कि जब रिटर्न ऑफ डेट, राइट, वो थोड़ा कुछ उस पर अनाउंसमेंट रिसेंटली आए और उसमें चेंजेस हुए, वो क्या है? इसमें यूँ समझें कि जब निवेशक अपने फंड में एंट्री कर रहे हैं, जब उन्होंने फ़ंड खोला है, उनकी एक्विजिशन कॉस्ट है, वो कॉस्ट इनके पास कैपिटल है, एज ए कैपिटल ट्रस्ट के पास है। अगर ट्रस्ट किसी कारण उसमें से कोई शेयर इनको रिटर्न करता है कि जो आपका ओरिजिनल कैपिटल था वो आपको रिटर्न कर रहा है, या एग्जिट हो रही हैं, ये दोनों में से किसी एक सिचुएशन में जब आपको वंस अगेन एज ए कैपिटल रिटर्न हो रहा है, तो ये एक ऐसी अलहदा चीज़ थी जिसमें आपका कि पिछले कुछ वक्त तक के लिए टैक्स फ्री हुआ कर रहा था। लेकिन लास्ट फाइनेंस बिल में ये चीज़ को समझा गया कि ये नॉन एंडिंग है, मतलब ये बहुत इसका गैर फ़ायदा भी उठाया जा सकता है। तो इसको सामने रख के पिछले फाइनेंस बिल में ये बात इंट्रोड्यूस की गई है कि इसकी सीलिंग होगी कि आपका जो एक्विजिशन कॉस्ट है, जिस प्राइस पे आपने अपने ट्रस्ट में एंट्री ली है, वहाँ तक फ्री है। उसके ऊपर जो आपके गेन्स हैं उसको कैपिटल गेन्स के तौर पे लिया जाएगा और उस पे टैक्स लगाया जाएगा। तो इस चीज़ को एक कह सकते हैं कि एक तरह से लूप होल जैसा था जो पिछले चंद सालों में मौजूद था, उसे टाइटन किया गया है। जैसा हम कह रहे थे कि एक जर्नी है
भारतीय रीट की जर्नी बहुत ही शॉर्ट टर्म है, जबकि अगर आप ग्लोबल रीट्स देखें जो मैच्योर्ड मार्केट्स हैं वहाँ के रीट्स काफ़ी रिलैक्स्ड हो चुके हैं। थोड़ी देर पहले प्रतीक का जो एक रद्द अमल जो आपने सवाल पूछा था उसमें ये था कि भारतवर्ष में आज भी जो रेगुलेशंस हैं वो बहुत टाइट हैं, बिकॉज़ निवेशक का इंटरेस्ट सबसे आगे रखा गया है और धीमे धीमे आगे बढ़ते हुए इसमें काफ़ी सारे चेंजेस आएंगे। ये एक जर्नी है जिसमें हम चल रहे हैं आगे। तो अगर कहीं लूप होल तो उसे टाइटन कर देना, या अगर बहुत ज़्यादा शिकंजा कस दिया गया हो तो उसे थोड़ा और रिलैक्स कर देना, क्योंकि ग्लोबली जो ओवरऑल कंप्लायंस मॉडल्स हैं वो भारत के बनिस्बत थोड़े रिलैक्स्ड हैं। लेकिन इस चीज़ को जैसा हम बात कर रहे थे, वक्त के चलते इस चीज़ का एहसास होगा, तो जहाँ लूप होल्स हों वो बंद किए जाएंगे, जहाँ पर शिकंजे थोड़े धीमे करने की ज़रूरत हो, रिलैक्स करने की ज़रूरत हो, वो किया जाएगा। लेकिन ये एक जर्नी है जिसमें हम अभी शुरुआत हुई है। राइट। तो प्रतीक, यहाँ पर टैक्स में एक चीज़ और, बहुत सारे लोग हैं जो इस समय इंडिया में नहीं रहते, अब्रॉड। तो एक तो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हो गए, कुछ एनआरआईज ही हो गए, क्या उनके लिए भी टैक्सेशन का जो आपने अभी हमें डेफिनेशन समझाई वैसी ही है या फिर वहाँ कुछ चीज़ें चेंज हो जाती हैं? सिमिलर है। उनके लिए खाली जो इंटरेस्ट कंपोनेंट होता है उस पर विथहोल्डिंग टैक्स लगता है, टीडीएस जिसे बोलते हैं, और उन्हें सामने उनकी जो डबल टैक्सेशन ट्रीटी जो होती है उन कंट्री और इंडिया के बीच में, उसमें वो बेनिफिट मिलेगा। सो एवरीथिंग एल्स रिमेन्स द सेम, यही है एक डिफरेंस है। ओके। और जब हम बात करते हैं टैक्सेशन की, मैंने कहा कि दूसरे एसेट क्लास से कंपेयर करें, मान लीजिए मेरे पास किसी रियल एस्टेट कंपनी के शेयर्स हैं और मेरे पास रीट्स भी हैं, यहाँ अगर मैं तुलना करूं कि मुझे कहाँ ज़्यादा बेनिफिट होगा, तो क्या कोई कंपैरिजन है? कंपैरिजन तो है, जैसे मैंने बोला डिस्ट्रीब्यूशन, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन जो करते हैं रीट्स वो टैक्सेबल नहीं है, टैक्स फ्री है जी। लेकिन रियल एस्टेट कंपनीज जब डिस्ट्रीब्यूट करते हैं डिविडेंड तो वो यूनिट होल्डर के हाथ में टैक्सेबल हो जाता है उसके स्लैब रेट के हिसाब से। सिमिलरली जब आप कैपिटल गेंस की बात करो, यहाँ पे 10% एंड 15% है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेंस। वेरेज आप अगर रियल एस्टेट कंपनी के शेयर्स ओन करते हो या रियल एस्टेट ओन करते हो, आप तो रियल एस्टेट अगर ओन करते हो तो उस रियल एस्टेट को बेचने पे तुम्हें 20% टैक्स लग सकता है। तो इट्स रेट्स डिफरेंट है। जी गुलाम साहब, इस पर आपकी राय? इसमें एक ही चीज़ मैं और ऐड करना चाहूँगा कि जहाँ तक मैं जानता हूँ नॉन रेसिडेंट इन्वेस्टर्स के लिए शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की दर थोड़ी सी अलग है। भारतीय लोगों के लिए ये 15% है, जबकि एनआरआईज़ के लिए 20% है। उसके अलावा तकरीबन सब कुछ जैसा प्रतीक ने बताया तकरीबन सेम है, लेकिन शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के लिए थोड़ा सा अलग उनका फंडा है, टैक्स लेवल अलग है। उसके अलावा जैसा अभी प्रतीक भी बात कर रहे थे कि अगर आप स्टॉक की और रीट की बात करें तो इसमें टैक्स में तो उन्होंने बता दिया, लेकिन स्टॉक में सिंपल स्टॉक में आपका रिस्क उतना ही ज़्यादा है। कई सारी रियल एस्टेट कंपनियां हमने देखा है पिछले 10 सालों में, कम से कम 4-5 लिस्टेड रियल एस्टेट प्लेयर्स आज एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, और उसका सारा बर्डन, उसका जो बार, उसका जो बोझ है वो निवेशकों के कांधों पर आया है। उसके बरखिलाफ, उसके अपोजिट अगर आप रीट्स की बात करें, रीट्स में जो सारे रेगुलेशंस इतने खूबसूरत हैं कि उसमें उस प्रकार का कोई रिस्क आपके कंधों पर नहीं रखा हुआ है। वो एक फ़र्क है जिसकी बात ये कर रहे थे कि अगर आप रिस्क रिवॉर्ड मैकेनिज्म की तरफ भी देखें तो टैक्सेशन भी उसी हिसाब से रखी गई है कि आपके जो टैक्सेशन है, चूँकि आपकी वहाँ पर अर्निंग बहुत ज़्यादा या लॉसेस बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, तो अकॉर्डिंगली आपके प्रॉफिट या लॉस टैक्सेशन बेनिफिट वहाँ पर हैं। यहाँ पर थोड़े से लिमिटेड हैं क्योंकि आपके रिस्क उतने ज़्यादा नहीं है जितने वहाँ पर हैं। राइट। एंड पीरियड ऑफ होल्डिंग भी डिफरेंट है। अच्छा, तो पीरियड ऑफ होल्डिंग जो होता है लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म के लिए, तो रीट्स के लिए 36 मंथ्स है। 36 मंथ से कम होगा तो वो शॉर्ट टर्म गेन हुआ, 36 मंथ से ज़्यादा होगा तो वो लॉन्ग टर्म। अब आप इक्विटी की बात करें तो उसमें 12 मंथ्स है, तो पीरियड ऑफ होल्डिंग में भी डिफरेंस है। राइट। तो एक जब टैक्सेशन की बात होती है तो रीट्स जब हिंदुस्तान में बातचीत शुरू हुई थी तो वो टैक्स को लेकर ही बड़ी बातचीत होती थी कि भाई इसको आप सही तरीके से टैक्स करेंगे तो ये इंडिया में सक्सेस होगा, अगर आप इसको रेगुलर तरीके से टैक्स कर देंगे तो फिर ज़्यादा मतलब नहीं निकलेगा। अब चूंकि आप खुद रीट हैं तो मुझे बताइए, क्या इस समय जो टैक्सेशन है जिस तरीके का, वो वैसा है, ल्यूक्रेटिव है, जहां इन्वेस्टर को लगे कि हाँ यहाँ जाना, हालांकि आपने भी डिफरेंस बताया क्या क्या है, या अभी इसमें और भी कुछ करने की गुंजाइश है? अगर हम पूरी दुनिया भर के एग्जाम्पल उठा के देखें, दूसरे देशों में क्या स्ट्रक्चर है टैक्सेशन का, क्या कुछ एक्स्ट्रा इंसेंटिव वहाँ इन्वेस्टर के हाथ में जाता है?
जब रीट रेगुलेशंस आते हैं, किसी एसेट क्लास को प्रमोट करना होता है तो टैक्स बेनिफिट तो चाहिए होता है, एंड दैट इज़ जो गवर्नमेंट ने आज दिया है, तो वो तो ऑब्वियसली है। उसके अलावा कुछ कुछ एरियाज़ हैं जहाँ पे, जैसे मैंने अभी बताया, पीरियड ऑफ होल्डिंग है, ये 36 मंथ्स है, यहाँ 12 मंथ्स है, तो अगर वो इक्वल कर सके तो इट विल बी एट पार विथ इक्विटी। तो ऐसी कुछ कुछ चीज़ें हैं, स्पेशल चीज़ें हैं जो टैक्स में है, जो चेंजेस अगर कर सके तो एट पार विद इक्विटी हो जाए, एंड देन रिटर्न प्रोडक्ट तो है ही, तो रिटर्न अच्छा देगी, एट पार विद इक्विटी होगी तो अच्छा प्रोडक्ट निकलेगा बाहर। राइट। वैसे तो ये आगे हम जो अगला एपिसोड लेकर आएंगे थोड़ा उसमें देखेंगे बड़ा पिक्चर, लेकिन गुलाम साहब अभी जैसा आपने शुरू में जिक्र किया कि हम शुरुआत में हैं, सिर्फ 4 रीट्स हमारे यहाँ, गुंजाइश कितनी बड़ी है? गुंजाइश बहुत ज़्यादा है। इसके 2 कारण मैं समझाना चाहूँगा कि आज हम जिस मकाम पे खड़े हैं वहाँ पर भी, जैसे मैंने आपसे बताया, तकरीबन 1000 मिलियन स्क्वायर फीट का ऑफिस स्टॉक हमारा बन चुका है, और ये अगर मैं अंदाज़न 50-60 मिलियन एडिशनल स्टॉक जो हर साल चला आता है उस पर भी अगर मैं नज़र डालूं, और चूँकि भारतवर्ष आज तकरीबन 4 ट्रिलियन की इकॉनमी बन चुका है और आगे चल के 15, 20, 25 ट्रिलियन की तरफ हमारा सफ़र बढ़ रहा है, तो इस दौरान जो एसेट क्लास, जो एसेट क्रिएट होंगे, उसके लिए तो जो ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री है वो तो एक बहुत ही ज़बरदस्त ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री आगे चल के हमें दिख रही है। और इस कारण से अगर इस समय हम 4 ट्रिलियन की इकॉनमी पे 4 रीट्स लिए बैठे हैं, और मैं समझता हूँ ये 4 के सामने 40 हो सकते थे, क्योंकि जैसे ही अगर आप अलग अलग एसेट क्लास में भी जाना शुरू करें, वेयर हाउसिंग में चले जाएं, मॉल्स के शायद एक है और भी कितने बन पाएँ, तो स्टूडेंट हाउसिंग एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट बढ़ के आगे आ रहा है। सीनियर सिटीज़न लिविंग, बुज़ुर्गों के लिए जो घर है उन पर भी एक रीट बन चुके हैं, ग्लोबली हर जगह हैं। तो ये सारी चीज़ें, मुझे लगता है हमारी कैपेसिटी आज 40 की है, जिसके सामने हम 4 लिए बैठे हैं, और जब यही इकॉनमी 4 ट्रिलियन से 15, 20, 25 या 30 ट्रिलियन की तरफ सफ़र आगे बढ़ा रही है, तो इस चीज़ का तो मल्टीप्लायर इफ़ेक्ट आना है। तो मेरे विचार में वी आर, एज वी से अंग्रेज़ी में कहते हैं, वी आर स्क्रैचिंग द सरफेस, ये तो बिल्कुल ना के बराबर है। आगे चल के ये एक बहुत बड़ा ब्लो हो सकता है, ब्लास्ट हो सकता है, और इन्वेस्टर्स के लिए, निवेशक के लिए बहुत बड़ा फ़ायदा इसमें शामिल होगा। राइट, चलिए बहुत धन्यवाद, क्योंकि आपने मेरा होमवर्क करवा दिया। हमारा जो अगला एपिसोड होगा वो थोड़ा इसी गुंजाइश पर होगा कि शुरुआत हो गई, लेकिन कितनी गुंजाइश है, क्या क्या किया जा सकता है, किस तरह के रीट्स आ सकते हैं, निवेशकों के लिए कितने मौके बनेंगे और आगे क्या क्या होगा। लेकिन जो 2 अहम बातें थी, कितना भरोसा इस पर करें, अब सेबी की तरफ से रेगुलेशन है तो किस तरह के रेगुलेशन है, और सबसे इंपॉर्टेंट तो टैक्सेशन वाला मामला है, कैसे टैक्स होगा, उसी को लेकर बड़े कंफ्यूज रहते हैं निवेशक। तो आप दोनों ने बहुत ही अच्छे तरीके से, आई थिंक आसान भाषा में एक्सप्लेन कर दिया है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का ही, और दर्शकों का भी बहुत धन्यवाद कि अच्छे आप लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं, बहुत अच्छे अच्छे सवाल भी हैं, मैंने देखे हैं, कुछ को रिप्लाई करने की भी कोशिश की है सोशल मीडिया पे, तो काफ़ी अच्छा रिस्पांस है। तो आई होप कि ये एपिसोड भी आपको अच्छा लगेगा, और इसका आने वाले एपिसोड में और विस्तार से बातें होंगी। लेकिन फिलहाल आज के लिए समय अब यहीं समाप्त हो रहा है। तो आप दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम में और सीरीज़ में हमारे साथ शामिल होने के लिए। नमस्कार। CNBC TV 18 and CNBC Awaaz present The REIT Connect in partnership with IRA.